जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम चल रहे हैं प्रारंभ करने कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा अध्याय 14 जिसका नाम है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। भारत के लिए भारत का संविधान भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है। इसने भारत को एक ऐसा पथ प्रदान किया जिस पथ पर चलकर हमने अपने देश को आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना लिया है। विश्व की हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आज, इस संविधान के बल पर ही है। यह संविधान ने हमें 75 साल से चला के रखा है। और इस संविधान को बनाने में कौन है, किसकी नियत है, यही चल रहे हैं हम समझने। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने भारत के संविधान को गढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का रचयिता माना जाता है, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाने में अपनी मदद दी है। बहुत से लोग, वो कौन है और क्यों हमने संविधान के रास्ते पर ही चलना स्वीकार किया, ये हम चल रहे हैं समझने। हमारे देश के लिए संविधान का क्या महत्व है, ये चल रहे हैं हम समझने। क्योंकि जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम भारत की राजनीति को नहीं समझ पाएंगे। भारत की राजनीति को समझना है तो आपको इतिहास के इस पहलू से भी रूबरू होना पड़ेगा। अगर आप इतिहास के इस पहलू से रूबरू नहीं हो रहे तो आप अनभिज्ञ हैं भारत की राजनीति से, आप अनभिज्ञ हैं भारत के समाज से, आप अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ का मतलब अनजान है, आप अनजान हैं भारत से। फिर तो चलिए समझते हैं और जानते हैं भारत के संविधान के निर्माण की कथा को। क्या थी वो कथा, किन आधारों पे भारत के संविधान को गढ़ा गया है, निर्मित किया गया है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। भारतीय संविधान, जिसे स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया, विश्व का सर्वाधिक लंबा संविधान है। भारत का संविधान कब लागू किया गया है? 26 जनवरी 1950। ये एक नंबर का प्रश्न अपने आप में बन गया। और भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ है? 26 नवंबर 1949। इसीलिए आप सब जानते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसके पीछे कारण यही है कि उस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और मैंने आपको बता दिया है 26 जनवरी का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। क्या महत्व है? उस समय बन के तैयार हुआ। 26 जनवरी का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? हमने इस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ किया था 1930 से। याद नहीं है? याद रखा करो कि 26 जनवरी का 26 गणतंत्र दिवस से पहले क्या महत्व था, उसे हम अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। उस दिन की ऐतिहासिकता को बचाए रखने के लिए संविधान 26 नवंबर 1949 को बन जाने के बावजूद भी हमने उसे 2 महीने डिले करके लागू किया, जिससे कि उस डेट की वैल्यू हमेशा बनी रहे। ये याद रखने वाली चीजें हैं, ये याद रखने वाली चीजें हैं। और आप सबका दुर्भाग्य है कि ये आप सब याद नहीं रखते। वस्तुतः देश के विस्तृत आकार एवं इसमें व्यक्त विविधताओं का भारतीय संविधान में पेचीदा एवं लंबा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमें यह याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत एक विशाल एवं विविधतापूर्ण ही नहीं अपितु अनेक रूपों में एक
एक बिखरा हुआ देश था। स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने तथा स्वतंत्र भारत को प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए बिखराव को समाप्त करना तथा एकजुटता को बनाए रखना नितांत आवश्यक था। इस उद्देश्य की पूर्ति एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित एवं सावधानी पूर्वक सूत्रबद्ध किए गए संविधान के द्वारा ही की जा सकती थी। निस्संदेह भारतीय संविधान इस उद्देश्य की प्राप्ति में सफल रहा है। भारतीय संविधान दो रूपों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अंडरलाइन करो इसको। इसने अतीत एवं वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने तथा विभिन्न वर्गों, जातियों एवं समुदायों में विभक्त भारतीयों को एक साझे राजनीतिक प्रयोग में सम्मिलित करने के उल्लेखनीय योगदान दिया। इसने दीर्घ काल से अस्तित्व में रही ऊंच नीच एवं अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास का सराहनीय प्रयत्न किया। समझ में आई बात? हमारे देश की हर समस्या का समाधान करने का काम इस चीज ने किया है। इस चीज ने हमारे देश की हर समस्या का समाधान करने का प्रण लिया है और ये कर रही है वास्तविक रूप में। ये उन समस्याओं का समाधान कर भी रही है। इसने हम सबको एक बराबर किया है। इसने हमारे सारे के सारे ऐतिहासिक घावों पर मलहम का काम किया है हर प्रकार से। तो आप ये जानिए कि भारत का संविधान भारत के भविष्य का पथ प्रदर्शक है, रास्ता दिखाने वाला है। ये हमारे देश को, हमारे समाज को रास्ता दिखाने का काम करता है हमारा संविधान। हमारा संविधान हमारा पथ प्रदर्शक है। क्या है? हमारा पथ प्रदर्शक। इस बात को समझो आप कि मैं उसे पथ प्रदर्शक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो है पथ प्रदर्शक। वो है पथ प्रदर्शक। उसने इस देश को एक सही रास्ता प्रदान किया है। उसने इस देश को एक सही रास्ता प्रदान किया है और उसने इस देश को बहुत आगे बढ़ाया है। अगर वो नहीं होता तो हम सब नहीं होते। हम सब अभी जैसे एक बराबर बैठे हैं ना, ये एक बराबरी में नहीं बैठे होते। उसने जाति पाति लिंग भेद सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया है और सबको एक जैसी राजनीतिक महत्व प्रदान किया है। सबको एक जैसे राजनीतिक महत्व प्रदान किया है। आप ये समझिए, लोकतंत्र को स्थापित किया है। जहां पहले लोगों के हाथ में शक्ति नहीं थी, आज लोगों के हाथ में शक्ति है। जिसको जनता चाहे उसको हीरो बना देती है और जिसको जनता चाहे उसको जीरो बना देती है। जिसको जनता चाहे उसको अमीर बना देती है और जिसको जनता चाहे उसे गरीब बना देती है। आज वास्तविक रूप में शक्ति जनता के हाथ में। तो ये काम किसने किया है? ये काम हमारे संविधान ने किया। ये काम हमारे संविधान ने किया और इस काम को करके संविधान ने हमें ताकतवर बनाया है। हमें ताकतवर बनाया है। इस बात को समझो आप। आगे सुनो। जैसा कि पिछले अध्याय में उल्लेख किया जा चुका है, 1947 ईस्वी के स्वतंत्रता अधिनियम के साथ ब्रिटिश भारत के संवैधानिक विकास का अंतिम महत्वपूर्ण चरण समाप्त हो गया और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। भारतीय संविधान का अध्ययन करने से पहले उन समस्याओं को समझना अधिक उचित होगा जो स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल पश्चात देश के सम्मुख उत्पन्न हो गई थी। भारत के संविधान के निर्माण को पढ़ने से पहले भारत किन समस्याओं से जूझ रहा था, उन समस्याओं को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम समस्या नहीं समझेंगे तब तक हम उसका कभी निदान नहीं कर सकते। जब तक बीमारी नहीं पता चलेगी तब तक इलाज करना संभव नहीं। इलाज तभी संभव है जब हम बीमारी को समझ पाएंगे, जब हम बीमारी को समझ पाएंगे। और जब तक हम बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक हम उसकी दवाई नहीं कर पाएंगे। लिखो इन शब्दों कि जब तक हम बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके इलाज या उसकी दवाई को नहीं समझ पाएंगे। डॉक्टर तो भारत की समस्याओं को समझेगा संविधान। भारत को बनाने वाले लोगों ने भारत की समस्याओं को अच्छे से समझा, तभी तो भारत के संविधान में उन बातों को रखा
जिससे कि आने वाले भविष्य में अगर ये समस्याएं आए तो भारत का संविधान उन समस्याओं से निपट सके, जूझ सके और इस देश को उस समस्या से बाहर निकाल सके। समझ में आई बात? आगे सुनना। तो आप सब जानते हो पहली समस्या थी देश का विभाजन। देश के विभाजन के कारण देश पूरा का पूरा सांप्रदायिक माहौल में तब्दील हो गया था। धर्म चल रहा था। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को काट मार रहे थे। तो पहली प्रॉब्लम यही थी भारत के सामने। तत्कालिक समस्याएं क्या थी भारत के सामने? तो तात्कालिक समस्याएं क्या थी, सुनते हैं और समझते हैं। पहली समस्या सांप्रदायिक दंगों की समस्या। पहली समस्या क्या थी? सांप्रदायिक दंगों की समस्या जो भारत के सामने थी। तो वो क्या थी? भारत ऐसे ही लिख रहा है, पहले पॉइंट कोई भी लिखोगे तो हमेशा ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दोगे उसको, जिससे कि वो बोल्डली दिखाई पड़े। आप ऐसे लिखो जैसे इसने लिख दिया है, सांप्रदायिक दंगों की समस्या। तो आप जब उत्तर भी लिखोगे तो इसी दृष्टिकोण से लिखोगे, पॉइंट से भी लिखोगे। क्वेश्चन क्या था ये? हाँ, क्वेश्चन इस पे जैसे ये क्वेश्चन आएगा कि भारत के संविधान से बनने से पूर्व भारत किन समस्याओं से जूझ रहा था। तो पहली समस्या क्या है? सांप्रदायिक दंगों की समस्या से जूझ रहा सांप्रदायिक का मतलब क्या होगा? सांप्रदायिक मतलब धार्मिक कलह से जूझ रहा था। धार्मिक मतलब हिंदू मुस्लिम से जूझ रहा था। इसे हिंदू मुस्लिम सिख से जूझ रहा था, मतलब धर्मों की लड़ाई चल रही थी। अच्छा, इसी को कहते हैं सांप्रदायिक। अगर सांप्रदायिक याद नहीं आया तो कुछ और लिख। हाँ, धार्मिक कलह लिख देना। ठीक है, धार्मिक कलह से जूझ रहा था। समझ में आई बात? सुनना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गृह युद्ध के विनाश को टालने के लिए देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं का विचार था कि विभाजन शांतिपूर्ण होगा। उनका विश्वास था कि पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर लिए जाने पर सांप्रदायिक समस्या का पूर्ण रूपेण समाधान हो जाएगा और हिंदू मुसलमानों के पारंपरिक संबंध पुनः मैत्रीपूर्ण हो जाएंगे। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल पश्चात होने वाले सांप्रदायिक दंगों ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने स्थिति की विवेचना करने में भारी भूल की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति की असीम प्रसन्नता को सांप्रदायिक दंगों का ग्रहण लग गया। सांप्रदायिक दंगे मतलब धार्मिक दंगों के, धार्मिक दंगों का नशा चढ़ चुका था। लोग धार्मिक हो चुके थे। लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे का गला काट रहे थे। एक दूसरे का गला काटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। और ये आज की बात नहीं है, आज भी वैसा ही है। ये उसी समय की बात नहीं थी, आज भी लोग यही है। और आज फिर बढ़ रहा है इस देश में, फिर से सांप्रदायिकता बढ़ रही है। फिर से सांप्रदायिकता बढ़ रही है। ये बात सुन लो आप मेरी, फिर से इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है। धर्म कट्टरता नहीं सिखाता, धर्म विचारशील बनाता है। और हमारी बुद्धि पे पता नहीं कौन कट्टर पत्थर रख के चला जा रहा है। पत्थर बनना नहीं सिखाता धर्म। धर्म हमें लचीला बनाता है। समझ में आई बात? लेकिन कौन लोग मूर्खों की बातों में आके हम तो कट्टर है। कट्टर क्या होता है? ये कट्टर का मतलब क्या है कि अपने आगे किसी की नहीं सुनना, यही कट्टरता। बताओ मुझे, कट्टरता का मतलब क्या है? सबकी सुनो तो कट्टर कभी नहीं कहते। वो तो कहते हैं हम ही सही, हमारे लोग कोई नहीं सही, हमारा बाप ही बाप है और सबका बाप तो नालायक है। कहां सुनता है कोई कट्टर? सुनता है? कट्टर व्यक्ति विचारशील नहीं होता। सुनो मयंक, सच है ये जो कट्टर व्यक्ति विचारशील नहीं होता। कि होता है नहीं, बस मार काटना कि वो अपने धर्म के आगे किसी के धर्म को मानता ही नहीं, कि मेरा धर्म तो धर्म है, मेरा बाप तो बाप है, उसके अलावा किसी का बाप ही नहीं है। अपने बाप को ही सबका बाप बनाने के लिए तुला पड़ा रहता है। वो तो कहां से सही है? मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों धर्मों की बात कर रहा हूं। जो मुस्लिम कट्टर है वो भी चूतिए हैं और जो हिंदू कट्टर है वो महाचूतिए हैं। कट्टर नहीं बनना है, विचारशील बनना है। अपने धर्म पर, अपने धर्म की बुराइयों को मिटाना है,
अब जितना हमारे धर्म में बुराइयां मिटेंगी उतना ही तो हमारा धर्म सुंदर बनेगा ना भाई, तभी तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे ना। अगर हमारे धर्म में जाति पाति नहीं होती तो बौद्ध धर्म कभी सक्सेसफुल होता? बौद्ध धर्म के सक्सेसफुल होने के पीछे कारण क्या है? क्यों हुआ बौद्ध धर्म सक्सेसफुल? क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जाति पाति छुआछूत थी, लोगों के साथ प्रताड़ना भरा व्यवहार किया जाता था। कि ये सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है। उन्हें अछूत कहा जाता था, मौत हो गया। किसने बनाया उनको अछूत? बताए? मनुस्मृति। मनुस्मृति पढ़िए आप, पता चल जाएगा आपको। समझ में आई बात? यहां पर भी यही बात है। आगे सुनो। हिंदू मुसलमानों के पारंपरिक संबंध पुनः मैत्रीपूर्ण हो जाएंगे, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल पश्चात होने वाले सांप्रदायिक दंगों ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने स्थिति की विवेचना करने में भारी भूल की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति की असीम प्रसन्नता को सांप्रदायिक दंगों का ग्रहण लग गया। यद्यपि दोनों देशों के नेताओं ने विभाजन के समय अल्पसंख्यकों की रक्षा का वचन दिया था, किंतु सांप्रदायिकता की आग ने नैतिक मूल्यों को जलाकर खाक कर दिया। मुस्लिम लीग ने हिंदुओं को बलपूर्वक पाकिस्तान से निकालना प्रारंभ कर दिया। हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। अंडरलाइन कर लो कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू थे उनको मुस्लिम लीग ने जबरदस्ती निकालना शुरू कर दिया। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने किसी भी मुसलमान को यह नहीं कहा कि तुम भारत छोड़ के जाओ, जिसको जाना है जाओ, जिसको नहीं जाना वो रहे, और है भी आज। और उनसे ज्यादा मुसलमान आज भारत में है, उनसे ज्यादा मुसलमान आज भारत में है। आगे सुनना। कुछ अच्छे पॉइंट। यद्यपि दोनों मुस्लिम लीग ने हिंदुओं को बलपूर्वक पाकिस्तान से निकालना प्रारंभ कर दिया। हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। करोड़ों की संपत्ति लूट ली गई। मां बहनों का अपमान किया गया। खून की नदियां बहने लगी। मानवता कराहने लगी, किंतु सांप्रदायिकता के दानव की प्यास शांत नहीं हुई। जो शरणार्थी किसी तरह जान बचाकर भारत पहुंचे, उनके साथ किए गए अपमानवीय अत्याचारों को सुनकर हिंदुओं का खून खौलने लगा। प्रतिक्रिया स्वरूप, सुन लो, हमने प्रतिक्रिया स्वरूप जो किया हमने बदला लेने के लिए उससे किया है। हमने पहले स्टार्ट नहीं किया। हमने यहां के मुसलमानों को मारा तो सिर्फ बदले के लिए मारा, प्रतिक्रिया के तौर पर, कि हमारे भाइयों के साथ ऐसा किया गया तो अब हम इनको भी नहीं छोड़े। हमने पहले यहां के मुसलमानों को हाथ तक नहीं लगाया। हमने हाथ तक नहीं लगाया। सुन लो क्या शब्द लिखा है, प्रतिक्रिया स्वरूप, बदले की भावना। प्रतिक्रिया का मतलब होता है बदला, कि तूने मेरे साथ किया तो मैं तेरे साथ भी करूंगा। बदले में किया हमने। प्रतिक्रिया स्वरूप भारत के अनेक भागों में, विशेष रूप से पूर्वी पंजाब तथा दिल्ली में मुसलमानों पर भयंकर अत्याचार किए गए। पूर्वी बंगाल और बिहार में भी सांप्रदायिक दंगों की ज्वाला धड़क उठी। निर्दोष मुसलमानों का रक्त बहाया गया और उनकी संपत्ति को लूट लिया गया। गांधी जी ने हिंदू मुसलमानों से सद्भाव स्थापित करने के अकथक प्रयास किए। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, गांधी जी ने दिल्ली में मुसलमानों की रक्षा के लिए कई दिन तक उपवास रखा और हिंदू तथा सिख नेताओं द्वारा मुसलमानों की रक्षा का आश्वासन दिए जाने पर ही उपवास तोड़ा। किंतु सांप्रदायिकता के दानों ने महात्मा जी के जीवन मूल्यों को कोई महत्व नहीं दिया। गांधी जी की नीतियों से शुद्ध नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी की संध्या को दिल्ली के बिरला मंदिर में गांधी जी पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की हत्या से देश विषाद के सागर में डूब गया। सांप्रदायिकता का दानव शांत तो हुआ, किंतु राष्ट्रपिता और जन जन के प्यारे बापू की बलि लेकर। तो देख, सुन लिया, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया तो ये सांप्रदायिकता समाप्त हो गई। कौन थे? गांधी जी को मारने वाला कट्टर हिंदू पंडित ब्राह्मण जो ये मानता था कि गांधी जी ने क्यों दिलवाए 55 करोड़ पाकिस्तान, 55 करोड़ पाकिस्तान।
क्यों दिलवाए उन्होंने? वो कहता था नहीं देने चाहिए थे। वो भी भक्त था ना गांधी। कहाँ पर वो मारते? गांधी जी का भक्त नहीं था, वो हिंदुत्व का भक्त कहाँ पर था। मारते? झूठे। ये वाले ये बिरला नहीं, वहाँ बिरला हाउस है, वहाँ पे मारा था। दिल्ली में 30 जनवरी मार्ग है, जाना कभी 30 जनवरी मार्ग घूम के आना। देख दिल्ली के बिरला मंदिर। बिरला मंदिर ये वाला नहीं है, बिरला हाउस है। नहीं पूछा, दिल्ली में ही। ठीक है, दिल्ली में ये 30 जनवरी मार्ग है। 30 जनवरी मार्ग पे जाना, घूम के आना। सर्च करना गूगल पे 30 जनवरी मार्ग। मूर्ति के बाद हाँ, अब ये नहीं पता मुझे, ये 11 मूर्ति नहीं, ये वाली तो ये तो मदर टेरेसा रोड है ना, इस पे तो पहला कारण आपसे सुन लिया। पहली समस्या उस समय की तात्कालिक की मतलब होता है तुरंत उस समय जो समस्या चल रही थी। ठीक है। दूसरा, देश के राजनीतिक एकीकरण की समस्या। आप सब जानते हैं ये सारी समस्याएं मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस वाले चैप्टर में पढ़ा रखी है। भैया ये सब पढ़ रखा है आपने, इसीलिए मैं इस चैप्टर पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था। समझ में आई बात? क्योंकि ये इस चैप्टर से आप रूबरू हैं, ऐसा नहीं है कि आप रूबरू नहीं है, आप अनभिज्ञ कुछ नहीं है। वो ही पढ़ेंगे जो पॉलिटिकल साइंस के दूसरी किताब के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो दूसरी समस्या क्या थी? देश का एकीकरण। देश बटा हुआ था किसमें? देसी रियासतों में। एक साथ मिलाया। 565 देसी रियासतों में। याद रखना कितनी रियासतें थी? 565। और देश का एकीकरण किसने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्हें इस कारण से क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। उनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया। हाँ, ये याद रखना है। और उनके जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है? यूनिटी डे मनाया जाता है, एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उनके जन्म दिवस के को कब होता है? 30 अक्टूबर को होता है। तो 30 या 31 है, ऐसी है 30 या 31। स्टैचू का नाम भी तो वही है। सबसे बड़ी मूर्ति उन्हीं की है वो, स्टैचू। ठीक है, सुनना। देश के राजनीतिक एकीकरण की समस्या। ब्रिटिश भारत का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों एवं रजवाड़ों के नियंत्रण में था जिन्होंने ब्रिटिश ताज की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कितनी? 562 नहीं, आप 565 ही लिखो। 565 देसी रियासतें थी जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित होने अथवा दोनों से अलग रहने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी। ये अंग्रेजों की कुछ चाल थी कि भारत टूटा रहे, बिखरा रहे और कभी हमारे सामने खड़ा ना हो पाए। इसीलिए उन्होंने जाते जाते बंटवारे का एक बीज और बो दिया। तो ये ऐसा कुछ नहीं कहते, पॉलिटिक्स में भी आ सकता है। हाँ, आएगा ही। पहला चैप्टर जब पढ़ाया मैंने तो ये बातें नहीं बताई क्या मैंने कि भारत किन 3 समस्याओं से जूझ रहा था? बताया था कि नहीं बताया था? विभाजन, पहला चैप्टर विभाजन। दूसरा चैप्टर किस पर आधारित है? लोकतंत्र। तीसरा चैप्टर किस पर? आर्थिक समस्या। अरे पढ़ा तो है आपने, ऐसा थोड़ी नहीं पढ़ा है। यही समस्याएं यहां भी पढ़ रहे हो। राष्ट्र निर्माण की चुनौती में क्या क्या पढ़ा हमने? विभाजन पढ़ा था, राष्ट्र का एकीकरण पढ़ा था और राज्यों का बंटवारा पढ़ा था हमने। यही तो पढ़ा है ना। और लोकतंत्र की स्थापना में हमने कैसे लोकतंत्र स्थापित किया है, हमने चुनावी व्यवस्था कैसे प्रारंभ करी है, चुनावी व्यवस्था को प्रारंभ करने में हमें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये पढ़ा नहीं है हमने। थोड़ा ध्यान रखा करो, खुली बुद्धि रखा करो तो आपको याद रहेगा। जब खुली बुद्धि नहीं रखोगे तो कहां से याद रहेगा? खोल के बुद्धि रखो, थोड़ी सी बंद बुद्धि मत रखो। साफ बात, सीधी बात, नो बकवास। समझ में आई बात? आगे सुनो, आगे क्या है? तो राष्ट्र निर्माण, अंग्रेजों ने जाते जाते एक बार बंटवारे का और एक बीज बो दिया। पहले तो उन्होंने धर्म के आधार पर देश को बांटा, अब स्वतंत्र राज सत्ता का लालच देकर रजवाड़ों को भी भड़का दिया कि तुम चाहो तो तुम पाकिस्तान की तरफ जा सकते हो, तुम चाहो तो हिंदुस्तान की तरफ जा सकते हो और तुम चाहो तो तुम स्वतंत्र भी रह सकते हो, तुम अलग भी रह सकते हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में जाने की, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में जाने की, तुम अपने आप में स्वतंत्र रह सकते हो। तो फिर इस समस्या के समाधान को किसने अपने कंधों पे उठाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने।
क्योंकि वो भारत के क्या थे? वो भारत के गृह मंत्री थे। अंतरिम सरकार में वो क्या थे? गृह मंत्री। मतलब और भारत के उप प्रधानमंत्री, जैसे आज अमित शाह जी है ना, मिनिस्टर होम मिनिस्टर, वैसे ही वो भी थे। और भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे। समझ में आई बात? हाँ, मैं मानता हूं कि वो पंडित नेहरू से ज्यादा योग्य थे, मैं इस बात को कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। पंडित नेहरू से वो ज्यादा योग्य थे, भारत की समस्याओं को ज्यादा बेहतर समझते थे। लेकिन पंडित नेहरू का वैश्विक पटल पर जो नाम था, वो नाम सरदार पटेल जी का नहीं था। वैश्विक पटल विश्व राजनीति में गांधी का दत्तक पुत्र उन्हें ही माना जाता था। किसे? नेहरू को। कि गांधी के बाद अगर इस देश को कोई चलाएगा तो वो कौन चलाएगा? नेहरू चलाएगा। और उनकी उम्र भी कम थी। और आप सब जानिए कि सरदार पटेल जी बीमारियों से जूझ रहे थे, जिस कारण से गांधी जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए नेहरू जी को, सब पार्टी के लोगों ने पटेल जी को चुना, फिर भी उन्होंने नेहरू को ही चुना। समझ में आ गई? ये कारण है। जो लोग बोले तो उनको साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दिया करो। ठीक है, आगे सुनो। देशी रियासतों में अधिकांश देशी रियासतें ब्रिटिश शासन की समर्थक रही थी। देशी रियासतों में राजनीतिक जागरण का सूत्रपात 1921 ईस्वी से शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशकों में देशी राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना की जाने लगी। 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय राज्य का जन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई, जिसका प्रथम अधिवेशन एलोर के प्रसिद्ध नेता दीवान बहादुर एम रामचंद्र राय की अध्यक्षता में 1927 ईस्वी में हुआ। इसमें विभिन्न रियासतों ने 700 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 1934 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने स्वतंत्रता के लक्ष्य में देशी राज्यों की स्वतंत्रता को भी सम्मिलित कर लिया। 1938-39 ईस्वी का समय देशी राज्यों में नवीन चेतना का समय था। इस अवधि में उत्तरदायी सरकार और सुधारों की मांग को लेकर कई महत्वपूर्ण आंदोलन प्रारंभ हुए, जिन्हें शेख अब्दुल्ला, यूएन डेबर, जमनालाल बजाज और राज्य नारायण व्यास जैसे महत्वपूर्ण नेताओं का नेतृत्व प्राप्त हुआ। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए। इससे ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के आंदोलन प्रकटतः एक दूसरे से संयुक्त हो गए, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई शक्ति प्राप्त हुई। किंतु माउंटबेटन योजना के अंतर्गत देशी राज्यों को स्वतंत्र कर दिया गया। वस्तुतः यह ब्रिटिश प्रशासकों की एक गहरी चाल थी। इसके माध्यम से वे देश की एकता पर तीव्र प्रहार करके उसे पुनः राजनीतिक दुर्बलता एवं अराजकता की ओर धकेल देना चाहते थे। देशी रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व से देश की स्वतंत्रता को भारी खतरा हो सकता था। स्वतंत्रता को अस्थायी बनाए रखने के लिए देशी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करना नितांत आवश्यक था। यह कार्य अत्यधिक कठिन था, क्योंकि अधिकांश देशी रियासतें अपने स्वतंत्र अस्तित्व को कायम रखना चाहती थी। जैसा कि एक समकालीन प्रेक्षक ने कहा था, कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का स्वप्न देख रहे थे। मतलब बहुत से राजा थे जो ये चाहते थे कि भारत टूटा रहे। अगर उन लोगों का स्वप्न, अंग्रेजों का वो स्वप्न सच हो जाता, तो आज भारत में ही आपको भारत के अन्य एरियाज में जाने के लिए वीजा चाहिए होता। भारत ही 565 भागों में बटा होता। कल्पना करो, भारत ही 565 भागों में बटा होता। कल्पना करो। और जहां हम रह रहे हैं वो एक छोटा सा देश होता। दिल्ली भी पता नहीं किस रजवाड़े में होती, हमें खुद नहीं पता। समझ में आई बात? तो ये आप सोचो। तो अब आप सोचो कि पटेल साहब ने करा क्या है।
पटेल साहब ने बिखरे हुए मोती को एक माला में पिरोया है, एक माला में पिरोने का काम किया है उन्होंने। इसीलिए उन्हें भारत के महानायकों में से एक नायक माना जाता है। वो महानायक है इस देश के, वो महानायक है। और पता नहीं हमारे देश में कौन सा चलन चल गया है कि मूर्तियां बनाओ बड़ी बड़ी। अरे भाई, उससे बढ़िया यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं बनाते, उनके आदर्शों को क्यों नहीं पढ़ाते। पता नहीं कौन से मूर्ख ने यह चलन प्रारंभ किया कि मूर्तियां बनाओ। अरे यूनिवर्सिटियां बनाओ, उससे ज्यादा रोजगार मिलेगा, उससे ज्यादा रेवेन्यू कमाओगे आप, देश शिक्षित होगा। कोई नहीं, देश बन गई है राम जी की बहुत बड़ी। वही बात है ना, पता नहीं कौन सा रेवेन्यू उससे कमा लेंगे। अगर मान लो उससे बढ़िया अगर हम यूनिवर्सिटियां बनाए तो कमाई नहीं होगी, बहुत होगी और एक बहुत लंबे समय तक होती रहेगी, और उसका इन्वेस्टमेंट करने का फायदा भी है। आप उसमें एक छोटी सी प्रतिमा बना दो। एक यूनिवर्सिटी अगर उनके नाम से चलेगी तो कितना बच्चा पढ़ेगा। क्या वहां खाने की चीजें नहीं खुलेंगी? बताओ मुझे, वहां खाने की चीजें, वहां लोग नहीं आएंगे? आएंगे भैया, ऑब्वियस सी बात है यार। वहां तो यूथ आएगा, वहां तो यूथ आएगा, फेस्ट होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, कितनी कमाई होगी। लेकिन अब पता नहीं कौन से मूर्ख नेता ने ये चलन प्रारंभ किया कि मूर्ति बनाओ बड़ी बड़ी। अब जानते ही हो कौन से नेता ने प्रारंभ किया है ये चलन। किसने भी? अब आप पूरी गेस कर लो, मुझे बताने की क्या जरूरत है। अभी राजनीति में कौन है? मोदी ने। कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का स्वप्न देख रहे थे, किंतु स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अथाह प्रयासों, विलक्षण प्रतिभा एवं अद्भुत सूझबूझ से इस समस्या के समाधान में सफलता प्राप्त की। देख लो, सफलता प्राप्त की। उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप देशी रियासत भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक जूनागढ़, अंडरलाइन कर लो, यही थी जो ज्यादा ही ना नुकुर कर रही थी, तब जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के अतिरिक्त से सभी रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई। 216 छोटी छोटी रियासतें पड़ोसी प्रांतों उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बंबई में सम्मिलित कर ली गई। इसी प्रकार लोहगढ़ की रियासतें पूर्वी पंजाब में सम्मिलित हो गई। कुछ रियासतों को मिलाकर उनके पृथक प्रांत बना दिए गए। इस प्रकार सौराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पेप्सू, पटियाला और पूर्वी पंजाब रियासत संघ, इसमें पटियाला, नाभा, कपूरथला, फरीदकोट आदि 7 बड़ी रियासतें सम्मिलित थी। राज्यों का गठन हुआ। कश्मीर, मैसूर और हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतों को पृथक इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया। कुछ रियासतें जैसे अजमेर, दिल्ली, गुर्ग, भोपाल, बिलासपुर, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा आदि को केंद्रीय सरकार के अधीन कर दिया गया। किंतु जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की रियासतें प्रारंभ में स्वेच्छापूर्वक भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं हुई। सुन लो, कौन सी? ये 3 रियासतें, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर, ये 3 रियासतें थी जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक भारत में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया। तो जूनागढ़ को हमने अपनी सेना के बल पर और हैदराबाद को हमने कुछ समय बाद अपनी सेना के बल पर उसे अपने अधीन कर लिया। किसे? हैदराबाद। और जम्मू कश्मीर को आप जानते हो कैसे हमने अपने अधीन किया। पाकिस्तान पे उससे हमला कर दिया। पाकिस्तान के हमले से बचने के लिए उन्होंने आकर भारत का साथ मांगा और हमने फिर कहा कि आप हमें सम्मिलित होंगे तभी हम आपकी सहायता करेंगे, नहीं है सम्मिलित होंगे तो नहीं सहायता करेंगे। साफ बात, सीधी बात, नो बकवास। धारा 370 के अंतर्गत हमने उन्हें अपने देश में सम्मिलित कर लिया।
ठीक है। जूनागढ़ रियासत की बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, किंतु इसका शासक मुसलमान था। वह जूनागढ़ को पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाहता था, किंतु वहां की जनता भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहती थी। अंततः जनता ने नवाब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। नवाब अपने प्राणों की रक्षा के लिए पाकिस्तान भाग गया। जूनागढ़ की जनता स्वेच्छानुसार भारत सरकार ने वहां सेना भेजकर फरवरी 1948 ईस्वी में जनमत संग्रह करवाया। रियासत की बहुसंख्यक जनता ने भारत में सम्मिलित होने के पक्ष में मत दिया। परिणाम स्वरूप जूनागढ़ भारतीय संघ का अंग बन गया। तो इस तरह जूनागढ़ हमारा बन गया। अब आते हैं किस पर? अब आते हैं हैदराबाद। हैदराबाद रियासत में भी लगभग 90% जनता हिंदू थी, किंतु शासक मुसलमान था। हैदराबाद का निजाम अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता था। अंततः भारत सरकार ने निजाम के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। 4 दिन के संघर्ष के बाद 17 सितंबर 1948 ईस्वी को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से जूनागढ़ और हैदराबाद भारत के हिस्से ये मतलब राजस्थान और गुजरात की। हाँ, यहाँ पर है, मतलब यही गुजरात में है जूनागढ़, ठीक है। और हैदराबाद कहाँ है ये भी पूछ लो, तो ये रहा हैदराबाद। चार मीनार के बाद हैदराबाद की बिरयानी। जम्मू कश्मीर की अधिकांश जनता भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहती थी, किंतु राजा हरि सिंह अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे। पाकिस्तान के उकसाने पर सितंबर 1947 ईस्वी में कुछ कबीलाई सैनिकों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। राजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता मांगी तथा अपनी रियासत को भारत में सम्मिलित करने की इच्छा प्रकट की। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपने प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन को विलय के पत्रों के साथ दिल्ली भेजा, जो स्वीकार कर लिए गए। भारतीय सेनाओं ने तत्काल कार्रवाई करके आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध समाप्त हो गया। कश्मीर का अधिकांश भाग भारत के अधीन रहा, किंतु इसके कुछ भाग पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया, जिसे आजाद कश्मीर का नाम दिया गया। आज भी कश्मीर का प्रश्न विवादास्पद बना हुआ है। भारत कश्मीर को अपना अंग मानता है, किंतु पाकिस्तान भारत के इस दावे को अस्वीकार करता है। पाकिस्तान इस दावे को हमारे अस्वीकार करता है। वो कहता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। कौन कहता है? पाकिस्तान के कहने से कुछ थोड़ी ना होता है। पाकिस्तान हम चल रहे हैं विस्थापितों की समस्या को समझने। विस्थापित कौन? जो भारत से पाकिस्तान गए और जो पाकिस्तान से भारत आए। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हमने पहले यहां से मुसलमानों को कभी नहीं भगाया। वहां पर हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, उसके उपरांत यहां पर उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ हुआ रिएक्शन में हुआ। हमने पहले एक्शन नहीं किया और हमारी हमेशा यही नीति रही है, पहले हम किसी पर भी आक्रमण नहीं करें। हमारी आक्रमण की नीति कहीं नहीं रही है। हमारी हमेशा उसके प्रतिरोध या कहिए उसके बचाव की नीति रही है। भाई अगर हम पर कोई हमला करेगा तो हम भी उसका प्रतिकार करेंगे ही करेंगे। तो हमने हमेशा प्रतिकार की नीति अपनाई है, हमने कभी आक्रमण की नीति नहीं अपनाई है। ये बात जान लो। हमारे देश की कभी आक्रमण की नीति नहीं रही। तो इन विस्थापितों की समस्या से कैसे भारत जूझा, कैसे इस समस्या से बाहर निकला, इसको समझते हैं। ये सारी बातें संविधान को समझने के लिए, संविधान निर्माण को समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप समस्याएं नहीं समझोगे किसी भी देश की, तब तक उसके निर्माण की कहानी भी नहीं समझ पाओगे। आप बीमारी समझ जाओगे तो बीमारी का इलाज भी सही से कर पाओगे, और अगर बीमारी नहीं समझ पाओगे तो बीमारी का इलाज कभी नहीं कर पाओगे। बीमारी समझ लो, बीमारी को समझ लिया, नब्ज पकड़ ली तो सारी समस्याओं का समाधान कर लिया, और अगर नब्ज नहीं पकड़ी तो कभी समस्या का समाधान नहीं हो पाए। समस्या का समाधान करना है तो नब्ज पकड़ना सीखो। तो चलिए समझते हैं विस्थापितों की समस्या क्या थी।
विभाजन के परिणाम स्वरूप विस्थापितों की भयंकर समस्या देश के सामने उपस्थित हो गई। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, देश की आजादी को अभी 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब से भयंकर सांप्रदायिक दंगों के समाचार प्राप्त होने लगे और फिर दिल्ली अथवा कराची कोई भी इसकी आग से अछूता नहीं रहा। सेना के विभाजन के परिणाम स्वरूप सैनिक भी सांप्रदायिकता के रंग में रंग गए और हंगामों को शांत कराने के स्थान पर स्वयं उनमें भागीदार बन गए। तो सुन लो, बन गए। सेना और प्रशासन के अंग्रेज अधिकारियों ने भी इन दंगों को शांत कराने के प्रयास नहीं किए। परिणाम स्वरूप लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान को छोड़कर भारत आने को विवश हो गए। उनकी संपत्ति, घर, दुकानें, जमीनें, रोजी रोटी के साधन सभी पाकिस्तान में छूट गए। इन बेघर शरणार्थियों के पास न पेट भरने को पर्याप्त अन्न था और न ही तन ढकने को पर्याप्त वस्त्र। स्वतंत्र भारत की सरकार के सामने इन लाखों विस्थापितों को पुनर्स्थापित करने की समस्या एक भयंकर समस्या के रूप में विद्यमान थी। इस समस्या के समाधान के लिए एक विशेष पुनर्निवेशन विभाग की स्थापना की गई, जिसके द्वारा शरणार्थियों को हर संभव सहायता प्रदान की गई। उन्हें योग्यता अनुसार रोजगार देने की व्यवस्था की गई। स्थान स्थान पर शरणार्थी कैंप खोले गए। पाकिस्तान में हर रह गई उनकी संपत्ति के बदले उन्हें देश के विभिन्न भागों में जमीनें, दुकानें और मकान प्रदान किए गए। 1956 ईस्वी तक देश मुख्यतः इसी समस्या से जूझता रहा। तो एक लंबे समय तक हमें 10 साल तक इस समस्या से जूझना पड़ा। हमें विस्थापितों की समस्या से जूझना पड़ा। हमें उनको सेटल करने की समस्या से जूझना पड़ा। भाई, विभाजन इस देश की सबसे बड़ी विभीषिका है, सबसे बड़ी विभीषिका। ऐसे ही नहीं कहा गया विभाजन देश की सबसे बड़ी विभीषिका, इसे ऐसा ही विभीषिका शब्द नहीं दिया गया। त्रासदी इसीलिए कहा गया क्योंकि इससे हमारा बहुत कुछ नुकसान हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो समस्याएं इतनी कभी नहीं होती हमारे सामने। विभाजन ही बहुत बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बना, बहुत बड़े आर्थिक नुकसान का विभाजन। तो इस बात को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, और अगर हम नहीं समझेंगे तो हम कभी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। समस्या को समझेंगे तो हम समाधान कर पाएंगे, और नहीं समझेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, पंडित नेहरू एक नेता नहीं है, पंडित नेहरू एक राष्ट्र निर्माता है। तो अब आप जब तक पंडित नेहरू की समस्याओं को नहीं समझेंगे तब तक आप उनकी स्थिति को कैसे समझ पाएंगे। उन्होंने किन स्थितियों में काम किया पहले ये तो समझ लें आप, फिर उन पे आरोप लगाए तो थोड़ा सही लगता है। तो पंडित नेहरू की नीतियों पे आप आरोप लगाएं तो सही लगता है, लेकिन आप पंडित नेहरू की नीतियों को समझते तक नहीं है, जानते तक नहीं है, और फिर भी आप उन पे आरोप लगा रहे। करा क्या है उस व्यक्ति ने? जब तक आप जानते ही नहीं हो तो उस पर बोलने का अधिकार आपको किसने दिया? आप पहले उन परिस्थितियों को भी तो समझो, एनालाइज करो उन परिस्थितियों को कि किन परिस्थितियों में पंडित नेहरू ने इस देश का निर्माण किया है, किन परिस्थितियों में। जब आप उन परिस्थितियों को समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि पंडित नेहरू ने इस देश के लिए किया क्या है। पंडित नेहरू ने क्या किया है, अम्बेडकर ने क्या किया है, सरदार पटेल ने क्या किया है। सरदार पटेल साहब के योगदान को कोई नेग्लेक्ट नहीं करता, कोई भूल नहीं सकता। आज ये जो भारत जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, ये उन्हीं का परिणाम है, ये उनकी देन है, और उनकी देन को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। कच्छ से लेकर यहां तक आपका नागालैंड के पीक तक जो भारत है, ये उनकी देन है, ये उनकी देन है। हम इसको मना नहीं करते, पर पंडित नेहरू ने जो किया है उसको भी तो नहीं मना करा जा सकता। इस देश की एक नींव तैयार करी उस व्यक्ति ने। इस देश को आईआईटी दी है, आईआईएम दी है, सब तो दिया है उसने, एम्स दिया, तब जाकर ये देश खड़ा हुआ है। भाई, पहली मंजिल बनाने में जितना टाइम लगता है उतनी दूसरी, तीसरी, चौथी बनाने में टाइम नहीं लगता। बेस डालने में तो टाइम लगता है ना।
बेस एक बार बन जाए मजबूत, फिर उसके बाद देश खड़ा करो। देखो पेड़ को जड़ पकड़ने में ही तो टाइम लगता है ना। एक बार पेड़ जड़ पकड़ ले, मजबूत हो जाए, फिर उखाड़ के दिखा दो। इसीलिए कहते हैं साल 1.5 साल पेड़ को सुरक्षित रखना पड़ता है। साल 1.5 साल के बाद जब वो मजबूत जड़ पकड़ ले, फिर उसको ना किसी जानवर से खतरा होता है, ना किसी इंसान से खतरा होता है, क्योंकि उसकी जड़ पकड़ ली गई है। अब वो उखाड़े नहीं उखड़ेगा, सिर्फ कट सकता है, उखड़ तो नहीं सकता, उखड़ तो नहीं सकता। यही है ना हकीकत। तो यही इस प्रकार की समस्या से नेहरू ने इस देश को निकाला है। मैं मानता हूं उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, उन्होंने चीन को अंडरएस्टिमेट कर दिया, मैं मानता हूं इस बात को। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने उनसे गलती नहीं हुई है, वो भी तो इंसान ही थे, वो भी तो इंसान ही थे। जब आज के समय में जिस प्रधानमंत्री के पास इतनी आधुनिक ताकतें होने के बावजूद भी उससे गलतियां हो रही हैं, तो फिर क्या मतलब। वो तो उस समय तो अभावग्रस्त देश था, उस समय तो अभावग्रस्त था देश, अभाव में था। तो गलतियां होना, और सबसे दुश्मनी हम मोल भी नहीं ले सकते थे। हमारी इतनी उस समय कैपेसिटी नहीं थी कि हम सबसे दुश्मनी मोल ले लें। चारों बॉर्डर्स हम अपने दुश्मनों से भर लें, चारों तरफ हम दुश्मनों से दुश्मनी नहीं कर सकते थे। हमारा खुद का पड़ोसी हमारा दुश्मन बन गया था, जो हमसे ही निकला था। और ये होने के पीछे पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा हाथ है, अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। फिर चौथी समस्या क्या थी? आर्थिक संसाधनों के विकास की समस्या। आप सब जानते हैं आर्थिक विकास ही मानव समाज की रीढ़ की हड्डी होती है, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा, देश कभी आगे नहीं जाएगा। देश के आगे जाने का आधार ही आर्थिक विकास होता है, और आर्थिक विकास जब तक सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। किसी घर को भी गरीबी से निकालना है तो उसके घर में नौकरी दे दो या कोई रोजगार दे दो, वो गरीबी से निकल जाएगा। आप सोचो कि उसको बेनिफिशियरी, आप सोचो कि उसको कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर आप बाहर निकाल लेंगे तो कभी नहीं। 5 किलो राशन से आप कभी गरीबी नहीं मिटा सकते। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ये स्वीकार करते हैं कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त में सरकार देती है। तो इन 80 करोड़ लोगों को क्या आप कभी गरीबी से बाहर नहीं निकालना चाहते? आप मुफ्त राशन देकर क्या करना चाहते? क्यों नहीं आप इनको रोजगार देते? आप इनको कोई रोजगार दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप इनको? अंबानी अडानी का प्रॉफिट मार्जिन इतना बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इस गरीब का प्रॉफिट मार्जिन क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? इनका भी तो बढ़ना चाहिए ना, इनको भी तो रोजगार मिलना चाहिए। आपके देश में 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, फिर भी आप सारा काम मशीनीकरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मशीनीकृत? आप हैंडलूम को बढ़ावा दीजिए, हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दीजिए, इनको सिखाइए, प्रशिक्षित कीजिए। क्यों नहीं कर रहे आप गांव में स्कूल क्यों नहीं खोल रहे अच्छे? भाई सिर्फ शहरों का विकास करने से थोड़ी ना, मूर्तियां बनाने से थोड़ी ना विकास होगा। कल एक मूर्ति का फिर आवरण करा गया, भगवान रविदास की मूर्ति का। अरे भाई सिर्फ मूर्तियां बनाने से देश नहीं आगे बढ़ेगा, उन व्यक्तियों के सिद्धांतों को पढ़ाने से देश आगे बढ़ेगा जिनकी आप मूर्तियां बना रहे हैं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति का भी विरोध करता हूं, और मैं रविदास साहब की भी मूर्ति का विरोध, मैं उसके बदले इस देश में विद्यालय और विश्वविद्यालय की मांग करता हूं, क्योंकि विद्यालय और विश्वविद्यालय इस देश को परिवर्तित कर सकते हैं, मूर्तियां नहीं परिवर्तित कर सकती। विद्यालय बनेंगे तो आप उनके आदर्शों को पढ़ेंगे, और जब आप उनके आदर्शों को पढ़ेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। मूर्तियां लगा के कुछ नहीं होने वाला, ये मूर्तियां लगाने से कुछ हो जाएगा? हाँ, अंबेडकर के आदर्श पढ़ोगे तब आगे बढ़ोगे, कि अंबेडकर की मूर्ति देख लोगे तब आगे बढ़ोगे? उनको पढ़ के स्वाभाविक सी बात है। प्रभु श्री राम की मूर्ति देखने से नहीं बढ़ पाए आगे बढ़ने वाले, प्रभु श्री राम को आत्मसात करने से आप आगे बढ़ोगे। और इस देश को यह बात नहीं समझ में आती, इस देश को यह बात नहीं समझ में आती। मूर्ति प्राप्त करके बहुत खुश आनंदित महसूस करता है ये देश,
बहुत आनंद। दिखावा हमारा सर्वोच्च अधिकार है, दिखावे से आगे हम कभी निकलना ही नहीं चाहते, और जब तक हम दिखावा करते रहेंगे हमारा देश कभी आगे नहीं जा पाएगा। मैं आप सबको लिखित तौर पर दे सकता हूं ये बात, लिखित तौर पर लिख कर दे दूंगा कि ये देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ये अपना दिखावा नहीं छोड़ता है। आखिरी पेपर कब है? 28 मार्च। ठीक, हिस्ट्री है ना। आते हैं आर्थिक समस्याओं को समझते हैं। विभाजन के कारण भारत का विशाल उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में चला गया। मैंने आपको पहले बता दिया कि विभाजन के कारण अधिकतर पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया और भारत का अधिकतम उपजाऊ क्षेत्रफल पाकिस्तान की तरफ चला गया, जिस कारण से एक लंबे समय तक हमें खाद्य सुरक्षा की समस्या से जूझना पड़ा, जो कि हम 1965 में प्राप्त कर पाते हैं हरित क्रांति के बाद। हरित क्रांति के बाद हम खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर पाते हैं, नहीं तो खाद्य सुरक्षा हमें अमेरिका के सुअर वाले गेहूं पर निर्भर रहना पड़ा था। विभाजन ने हमारे आर्थिक विकास को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है, सबसे ज्यादा आर्थिक चोट पहुंचाई है विभाजन ने हमारे देश को, सबसे ज्यादा। फिर से कह रहा हूं, सबसे ज्यादा हमें आर्थिक चोट विभाजन के कारण पहुंची है। आर्थिक चोट, हमारे देश को खाद्यान्न का संकट का सामना इसीलिए करना पड़ा क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्रफल पाकिस्तान के पास चला गया, आधा पंजाब चला गया, 5 नदियों वाला क्षेत्र चला गया हमारा। आप सबको पता है पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु है, याद रखना ये बात। सिंधु का पूरा क्षेत्र कहां चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया, जिस कारण से एक बड़ा उपजाऊ क्षेत्रफल हमारे हाथ से निकल गया। तो इस कारण से हमारे देश में खाद्य समस्या पैदा हो गई। वो तो भारत से जाती होगी ना नदी? जाती है तो क्या पानी थोड़ी ना रोक लोगे यार? तो रोक लो। कैसे रोक लोगे? पानी का फ्लो कभी नहीं रुकता, पानी उधर ही बहता है जिधर ढलान होती है। आप रोकोगे तो देखो, बांध बनाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना भाई, फ्री में तो नहीं रुकेगा ना, उसके लिए भी तो नया रास्ता खोदना पड़ेगा ना, और उस रास्ते को भी खोदने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और नदी है वो, कोई तालाब तो है नहीं कि उसको जब बदल दिया। भाई वो नदी है, और वो छोटी सी नदी नहीं है, वो बहुत बड़ी नदी है। उसका बहाव मोड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, और जिन परिस्थितियों में हम थे उन परिस्थितियों में हमारे पास इतना पैसा नहीं था। आज भी हम बांध नहीं बना पा रहे हैं, वहां पे बना रहे हैं। वैसे तो 10 साल से उस पर प्रोजेक्ट चल रहा है, 10 साल से अभी तक आधा भी नहीं बन पाया है। बन जाएगा 50-60 साल में। जब बन जाएगा तब देखेंगे, समझे? अभी तो नहीं बना है ना, समझे? बांध बनाना कोई छोटा काम नहीं है भाई। हमारे देश में भाखड़ा नागल बांध का नाम सुना होगा लोगों? भारत का सबसे ऊंचा डैम है वो, हरियाणा में है। तो उनको बनाने में टाइम लगता है यार, टाइम कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग है ये सारी चीजें। तो नेहरू ने ये सारी चीजें करी है, तब जाकर ये देश आज ये काफी मारता है कि हाँ हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ऐसी नहीं मारता। तो ये नेहरू का काम है, करा है उस व्यक्ति ने। उस व्यक्ति को कोटि कोटि नमन करना पड़ेगा आपको। आप नहीं कह सकते कि हाँ उसने कुछ नहीं करा है। तुमने क्या करा, तुम अपना बताओ ना। तुमने इस देश के 80 करोड़ लोगों को निर्धन बना दिया, 80 करोड़ लोगों को निर्धन बना दिया आपने। आप खुद इस बात को एडमायर कर रहे हैं, मैं तो कह नहीं रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री खुद इस चीज को स्वीकार करते हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को आने वाले 5 सालों में भी 5 किलो राशन फ्री देंगे। मैं नहीं कह रहा हूं इस बात। अब तो पेंशन वगैरह बंद कर दी। तो वो मेरे को देखो भाई, जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूं। पेंशन बंद कर दे, कुछ भी बंद कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन हाँ इस देश का बहुत कुछ जा रहा है। इस देश का बहुत कुछ जा रहा है और इस देश की जनता को दिखाई नहीं पड़ रहा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आगे सुनो। और इस देश की ब्यूरोक्रेसी इस देश को बर्बाद कर रही है। फिर से कह रहा हूं, इस देश की ब्यूरोक्रेसी, सरकारी कर्मचारी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं।
जिनके ऊपर इस देश को बनाने की जिम्मेदारी है, वही लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। सारे आईएएस आईपीएस बर्बाद कर रहे हैं इस देश को। विभाजन के कारण भारत का विशाल उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग धंधों, व्यापार एवं कृषि को प्रबल आघात लगा। पाकिस्तान को रुई उत्पादन का 40% क्षेत्र, जूट उत्पादन का 85% क्षेत्र तथा गेहूं उत्पादन का 40% क्षेत्र मिला था, जबकि इसके मुख्य मिलें तथा कारखाने भारत में थे। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र निर्माण एवं जूट के कारखाने भारत में थे, किंतु उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गए थे। अंततः पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण भारतीय कारखानों में कई वर्षों तक अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अन्न उत्पादन के क्षेत्र में भी भारत सरकार के सम्मुख अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हुई, क्योंकि गेहूं तथा चावल का उत्पादन करने वाले विशाल क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में चले गए थे। भारत सरकार को पर्याप्त समय तक अन्न के संकट का सामना करना पड़ा और करोड़ों रुपए खर्च करके विदेशों से अन्न मंगवाना पड़ा। उत्पादन में कमी होने से बेकारी और बेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगी। 1947-48 ईस्वी के वर्षों में औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या में 1/3 की कमी आ गई। अभी तक भारत के विभिन्न उद्योगों में विदेशी पूंजी की अधिकता थी। जून 1948 ईस्वी के भारत के प्रथम विदेशी पूंजी के सर्वे के अनुसार उद्योगों में कुल 3200 मिलियन रुपए लगा था, जिसमें 728 मिलियन ब्रिटिश था। इस प्रकार विभाजन के परिणाम स्वरूप देश की आर्थिक दशा डावाडोल हो गई थी। तो ये सारे कारण विभाजन, जिन लोगों ने विभाजन को बहुत अच्छा माना ना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जिसमें से आरएसएस, हिंदू महासभा, ये लोग थे, इन लोगों की कट्टरता के कारण ही भारत बटा है। ये मैं बता देता हूं आपको। भारत का इतिहास पढ़ो अच्छे से, देखो किसने इस देश को बांटा है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ये बात जान लो। ये फिलॉसफी है, ये सिद्धांत है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ताली बजाने के लिए दोनों हाथ भिड़ते ही भिड़ते हैं, तभी ताली बजती है। अगर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान मांगा था तो कुछ लोगों ने भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की थी। एक हाथ से ताली नहीं बजी है, ये बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं। भारत में भी कुछ कट्टरपंथी लोग, जिनमें से नाथूराम गोडसे एक था, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। सावरकर बाबू भी उसमें थे, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। और ये हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में ही एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल हमारे हाथ से निकल गया, बहुत बड़ा क्षेत्रफल। और ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश की जनता का। समझ में आई बात? ये बात जान लो। नहीं, आज ना आपके पास रहने की जगह की कमी होती और ना ही आपके पास रोजगार की कमी होती। टैलेंट की कमी तो कोई होती ही नहीं। आज आप चाहे कोई भी गेम होता, आपका सिक्का बोलता, सिक्का बोलता, सिक्का जहां फेंक देते वही पड़ जाता। अमेरिका, चीन नहीं, भारत होता डोमिनेट करता हर गेम्स में। कितना टैलेंट होता आपके पास, टैलेंट की तो कोई कमी नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि विभाजन हुआ, विभाजन हुआ। अब विभाजन के कारण कितने लोगों की मौत हुई, सरकारी डाटा में तो कभी पता ही नहीं चलेगा। कितने लोगों को अपने धर्म को जबरदस्ती छोड़ना पड़ा। भारत में तो नहीं हुआ ये, लेकिन पाकिस्तान में ये हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, भारत में हमने कभी किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तित नहीं कराया, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों ने ये करवाया है और इसमें वहां की राजनीति ने भी वहां सहयोग दिया है। हिंदू भी यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम संख्या में, 100-200
नहीं नहीं इतना भी नहीं है अच्छे खासे हैं, करोड़ों में है। वैसे अगर भैया वो हमारे साथ होते करोड़ों में तो वहाँ जनसंख्या भी नहीं होती। नहीं 55 करोड़ वहाँ की भी जनसंख्या है भाई, समझे? थोड़ा सा घटा रख। भारत की इतनी ज्यादा 55 की भारत की इतनी 140 करोड़ है, तो वहाँ भी तो थोड़ी सी तो हमसे कम है, लेकिन है यूपी जितनी होगी। यूपी से कम है भाई, यूपी से भी कम है। बहुत ज्यादा है, यूपी तो बहुत ज्यादा है भाई। यूपी में कितनी है? 100 करोड़। नहीं इतनी भी नहीं है यार कि पूरा भारत वाइज कर दे भारत वही जितने पूरे लोग रशिया में रहते हैं ना, उससे ज्यादा लोग खाली यूपी में रहते हैं। हाँ ये तो है। जितने पूरे रशिया में रहते हैं। आर्थिक समस्याओं के चक्रव्यूह से निकलने के लिए 1948 ईस्वी में आर्थिक नीति की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना जनवरी 1950 ईस्वी में श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत सर्वोदय योजना थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए शोषण रहित समाज का निर्माण करना था। 1950 ईस्वी में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक योजना आयोग की नियुक्ति की गई, जिसका प्रमुख कार्य देश की आवश्यकताओं एवं स्रोतों का अध्ययन करते हुए विकास की रूपरेखा का निर्माण करना था। 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 लागू की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जन सामान्य के जीवन स्तर को उन्नत करना तथा उसे आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करना था। इनमें कृषि, सिंचाई, बिजली, परिवहन आदि पर विशेष बल दिया गया, ताकि भविष्य में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए ढांचा तैयार हो सके। तो आप सब जानते ही हो, पहला आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या था? कृषि को उन्नत करना, जो कि हमने पॉलिटिकल साइंस वाले चैप्टर में पढ़ाई। पूरा इस पर एक चैप्टर ही है पूरा हमारा पॉलिटिकल साइंस में, जो कि हमने पढ़ाई है कि हमने अपने आर्थिक विकास की कैसे नींव रखी, कैसे हमने अपने आर्थिक विकास को प्रारंभ किया और किस प्रकार की समस्याओं को हमें झेलना पड़ा अपने आर्थिक विकास में। ठीक, फिर आता है नवीन संविधान के निर्माण की समस्या। नवीन संविधान के निर्माण की प्रस्तुत अध्याय में भारतीय संविधान के निर्माण का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं संविधान निर्माण। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि संविधान निर्माण कैसे हुआ, किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा है संविधान निर्माण के लिए। तो चलिए समझते हैं और जानते हैं कि संविधान निर्माण क्या है और संविधान निर्माण में हमें किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो आइए जानते हैं। संविधान निर्माण, संविधान सभा का गठन, उन लोगों का चयन जो लोग इस देश के संविधान का निर्माण करेंगे। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ ये भी जान लेते हैं पहले, क्योंकि ये लोग हमारे देश की रूपरेखा चल रहे थे तय कर, तो इनको किस आधार पर चुना गया था ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी। कि इनका चयन, ये याद रखना, ये पेपर में आता है प्रश्न कि संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था। ये 3 नंबर का भी प्रश्न बन सकता है, 5 का भी बन सकता है और 8 का। ये प्रश्न आते हैं ना, 3, 5, 8, यही है ना, यही अंक है। 3 के कम से कम 7 प्रश्न आते हैं और 5 के भी 3 आते हैं और 8 के 3 आते हैं, 2-3 आते हैं, 3 आते हैं, 8 के 3 है ना। तो ऐसे ही याद करके रखना होता है, तो उस हिसाब से पढ़ना भी होता है। 8 नंबर का तो 2 पेज लिख देंगे बहुत है। हाँ 2 पेज मतलब 8 पॉइंट लिखने हैं, 8 पॉइंट, और 8 पॉइंट का मतलब होता है कम से कम 5-5 लाइन का 1 पॉइंट, 5-5 लाइन का। लाइन खींच के 2 पेज में 4 पॉइंट लिख देगा, नहीं 6-7 लाइन के नहीं, पॉइंट तो 8 होंगे भाई अगर पॉइंट में लिखोगे। 8 नंबर का अगर आप पॉइंट में लिखोगे तो 8 पॉइंट लिखोगे, अगर आप पैरा में लिखोगे तो 2 से 2.5 पेज का आंसर लिखोगे, 2 से 2.5 पेज का। फेरा में ठीक है, पॉइंट में ठीक है भाई, पॉइंट में, लेकिन पॉइंट में ज्यादा सही है। पॉइंट में नंबर भी, पॉइंट आप पहले ही पॉइंट का टाइटल लिख दोगे, जैसे ये पॉइंट थे ना, विस्थापन की समस्या, ये पॉइंट लिख दिया, फिर उस पर अंडरलाइन कर, तो वो बेहतर रहता है। पेपर चेक करने वाले को ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, वो भी
पॉइंट देख के समझ जाता है कि हाँ बच्चे को पता नहीं है, कर सकते ना भैया। बच्चे को पता है। पॉइंट वो पढ़ लेता है, 4 लाइनें पढ़ लेता है, फिर हाँ बच्चा आता है, हाँ। आता है, फिर वो फ्लो में चेक करता है, पॉइंट में लिखा रहता है पेपर में। यही फायदा होता है पॉइंट का, पॉइंट में लिखने का यही फायदा होता है और कुछ फायदा नहीं होता। जिससे कि पेपर चेकर को यही पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को इस प्रश्न को समझ लिया इसने और इस प्रश्न के प्रमुख कंटेंटों को समझ लिया और उसने हर कंटेंट को बहुत ही विस्तार पूर्वक सही ढंग से सजाकर लिख दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ के विखंडन के क्या कारण है, मैंने आपको 6 कारण बताए ना। कौन कौन से कारण? पहला कारण है आपका, पहला कारण है राजनीतिक अधिकारों का अभाव। तो इसमें लिख दोगे आप कि सोवियत संघ में वहां की जनता को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। स्टालिन के शासनकाल में संपूर्ण सोवियत जनता को सरकार का विरोध करने अथवा सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था। तो ये और इसके कंपैरिजन में, इसके मुकाबले में पश्चिमी देशों में जनता को संपूर्ण स्वतंत्र, संपूर्ण राजनीतिक अधिकार थे और जनता खुद सरकार का चयन करती थी, जो कि पश्चिमी देशों में एक बेहतर बात थी। और यही कारण है जो सोवियत संघ के विखंडन का मूल कारण बनता है। तो आप पहले देख लो, टाइटल लिख दिया, फिर टाइटल को स्पष्ट कर दिया आपने, फिर टाइटल लिख दिया, फिर टाइटल को स्पष्ट कर दिया, तो इससे बेहतर हो जाता है। इसे लिखने का तरीका, अभी मैं लिखने का तरीका सिखाऊंगा आपको, निश्चिंत रहो, सब सिखाया जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना सिखाया जाए, लेकिन समय देना पड़ेगा। समय बिना दिए आप नहीं सीख सकते, समय देना पड़ेगा। समय दीजिए, सीखिए, लिखिए, मौज कीजिए। समझ में आई बात? आगे सुनिए। संविधान सभा का गठन कैसे होता है सुन लीजिए। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अक्टूबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। ये याद रखना, भारत की संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कब? 1946 अक्टूबर 1946। अंडरलाइन कर लो इसको अंडरलाइन, मेरा वो देना हाइलाइटर पीछे, इसको अंडरलाइन कर लो कि भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अक्टूबर 1946 में हुआ है। ठीक है, ये 1 नंबर का प्रश्न बन गया अपना, 1 नंबर का प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया। क्यों में आ सकता है? हाँ आएगा। इसके सदस्यों का चुनाव 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। इसके सदस्यों का चुनाव किस आधार पर हुआ है? 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर। अंडरलाइन कर लो इस चीज को कि इन जो लोग भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने थे, उनका चुनाव किस आधार पर हुआ था? प्रांतीय चुनावों के आधार पर। जनता ने जिनको चुना था, और उस समय लोकतंत्र तो नहीं था, कहने के लिए लोकतंत्र था, तो प्रांतीय आधार पर जिन लोगों को चुना गया था, उन्हीं लोगों को भारत की संविधान सभा में सदस्य बनाया गया था। ये याद रखने वाली बात है। ये याद रखना आप लोग कि भारत की संविधान सभा के सदस्य उन्हीं लोगों को बनाया गया था जो प्रांतीय चुनाव में जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। ठीक है, संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों द्वारा भेजे गए सदस्यों के साथ साथ रियासतों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया था। दोनों प्रकार के, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भारत आता था वहां से तो आए ही थे लोग, और देसी रियासतों के भी लोग, राजा महाराजा आए थे, और वहां से भी नेतागण आए थे जो भारत की संविधान सभा में थे। ठीक है, सम्मिलित किया गया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक में अर्थात 15 अगस्त 1947 से पहले भाग नहीं लिया। परिणाम स्वरूप संविधान सभा एक ही पार्टी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का समूह मात्र बनकर रह गई। इसके 82% सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। तो देख लो आप, पूरे भारत के संविधान को गढ़ने में एक ही पार्टी का डोमिनेंस था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो अब आप बताओ कि कांग्रेस ने क्या किया है? बताओ भाई, कांग्रेस ने क्या किया? कुछ किया इस देश के लिए? कुछ नहीं किया। नहीं, पहले किया था, बोल रहे पहले। पहले कितने साल पहले किया था?
10 साल पहले तो उसी का शासन था ना। 75 साल हैं? 75 साल वाले पूरा 70 साल तो उसी ने जो किया है इस देश के लिए। आपने क्या किया? आपने 10 साल में इस देश में 80 करोड़ लोगों को गरीब किया है। 20 साल में 10 साल भाई, 20 साल कहाँ हुए मोदी जी के? नहीं 2004 में वो भी तो था मनमोहन। नहीं, मनमोहन वो कांग्रेस से था। वो कांग्रेस के थे। भूल जाते हो क्या? कांग्रेस का मतलब सिर्फ गांधी परिवार नहीं होता, कांग्रेस का मतलब और भी है। नरसिम्हा राव साहब है, उसमें तो मनमोहन सिंह जी हैं। हाँ, और बोलो। उसमें तो बीजेपी पार्टी का नाम लिखा हुआ। कहाँ? 2000 वो उससे पहले 1990 से लेकर 2004 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। हाँ, नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 1999 से लेकर 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री। वो एनडीए की सरकार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार थी, ठीक है। आगे सुनो, हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधार पर्याप्त विस्तृत था, अंततः इसके सदस्यों में पर्याप्त वैचारिक भिन्नताएं पाई जाती थी। मैंने आपको पहले बता दिया है कि कांग्रेस पूरा का पूरा अपने आप में ही पूरा देश का प्रतिनिधित्व, सभी प्रकार की विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती थी। वो अपने आप में ही विविधता पूर्ण थी, वो एक विचारधारा वाली पार्टी नहीं थी। कब तक एक विचारधारा वाली पार्टी नहीं थी? जब तक वो थी, वो क्या नाम है, इंदिरा गांधी जब आई तब उसके बाद 1969 तक, जब तक कांग्रेस दो भागों में बटी नहीं थी, तब तक कांग्रेस एक अम्ब्रेला थी। क्या थी? अम्ब्रेला, सतरंगी छाता थी, सतरंगी छाता थी। लेकिन इसके बाद कांग्रेस जैसे दो भागों में विभाजित होती है, सिंडिकेट और इंदिरा वाली कांग्रेस में, वैसे ही कांग्रेस का ये विविधता वाला चरित्र समाप्त हो जाता है। तो आजादी से लेकर, आजादी के आंदोलन से लेकर गांधी जी के सम्मिलित होने से 1919 से लेकर 1969 तक, 68 मान लेते हैं, ठीक है, 1968 तक कांग्रेस एक विविधतापूर्ण पार्टी थी। हर विचारधारा को अपने ही अंदर उसका पक्ष भी था, अपने ही अंदर उसका विपक्ष था। वो इस काल में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो अपने ही नेताओं का विरोध कर देती थी अगर वो कुछ गलत करते थे। मैंने आपको बता ही रखा है, इंदिरा गांधी के हस्बैंड फिरोज गांधी ने खुद अपने ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, है ना? याद है कि नहीं है? जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था ये। अब आप भूल जाते हैं तो उसकी बात कौन क्या? शादी के बाद लगाया था। हाँ भाई, वो नेहरू जी के पापा कौन थे? नेहरू जी के पापा मोतीलाल नेहरू थे। गांधी जी। अच्छा, गांधी जी कहां से हो गए? राजनीतिक क्या लगता है? राजनीतिक हाँ, कैसे? प्रत्यक्ष रूप से। हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधार पर्याप्त विस्तृत था, अंततः इसके सदस्यों में पर्याप्त वैचारिक भिन्नता पाई जाती थी। यदि उनमें से कुछ निरेश्वरवादी एवं धर्मनिरपेक्ष थे तो कुछ, जैसा कि एक एंग्लो इंडियन सदस्य फ्रैंक एथिन का विचार था, तकनीकी रूप से कांग्रेस के, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर आरएसएस तथा हिंदू महासभा के सदस्य थे। इसी प्रकार आर्थिक विचारों के, तो आप ये जान लो कि उस समय आरएसएस के व्यक्ति भी किसमें थे? कांग्रेस में। हिंदू महासभा के व्यक्ति भी कहां थे? कांग्रेस में। तो आप जान लो कि कांग्रेस अपने आप में पूरा का पूरा भारत लेकर चलती थी। हर विचारधारा के लोग कांग्रेस में, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो सामंतवादी हो, चाहे वो पूंजीवादी हो, चाहे वो हर प्रकार की विचारधारा को सम्मिलित किए हुए था कांग्रेस। अपने पूंजीवादी, लोकतंत्रवादी, धर्मनिरपेक्ष, कट्टर, सब प्रकार के लोग कांग्रेस में उस समय मौजूद थे, जो भारत के संविधान का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभा रहे थे।
इस प्रकार आर्थिक विचारों के विषय पर कुछ समाजवादी थे, कुछ सदस्य जमींदारों का समर्थन करने वाले थे। विभिन्न धर्मों एवं जातियों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से संविधान सभा में कुछ स्वतंत्र सदस्यों एवं महिलाओं को भी नामांकित किया गया था। पार्टी द्वारा विविध विशेषताओं को संविधान सभा में स्थान दिए जाने पर होने वाली गंभीर बहसें इसके सदस्यों के दृष्टिकोणों की विविधता को भली भांति स्पष्ट कर देती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक, याद रखना, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को वायुवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। 11 सितंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। क्या दिसंबर लिखा हुआ है? हाँ, दिसंबर ही। 11 सॉरी यार भाई, गलती हो गई मुझसे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित किया गया। अध्यक्ष वही अध्यक्ष बना दिया गया। चर्चाओं का जनमत का प्रभाव, चर्चाओं पर यह प्रश्न आता है, ये मेरे टाइम पर आया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रश्न का कि क्या हमारे संविधान सभा में जनता की विचारों को भी सम्मिलित किया गया है। तो यहां पर सुनना, चर्चाओं पर जनमत का प्रभाव सुनना। संविधान सभा में होने वाली चर्चाओं पर जनमत का भी पर्याप्त प्रभाव होता था। सभी प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस की जाती थी। किसी भी विषय पर होने वाली बहस में विभिन्न पक्षों की दलीलों को समाचार पत्रों द्वारा छापा जाता था। इस प्रकार प्रेस में होने वाली आलोचना एवं प्रतिलोचना किसी भी विषय पर बनने वाली सहमति अथवा असहमति को व्यापक रूप से प्रभावित करती थी। जन सामान्य के सुझावों को भी आमंत्रित किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न होता था संविधान सभा में। तो ये याद रखना कि भारत के संविधान निर्माण में जनता भी अपनी रायों को भेजती थी और समाचार पत्रों के माध्यम से संविधान सभा में होने वाली बहसों को छापा जाता था और जिन पर पत्रकार तो लिखते ही लिखते थे, जनता भी अपने सुझाव लिखकर संविधान सभा के सदस्यों को भेजती थी। तो ये जान लो आप कि भारत के संविधान निर्माण में भारत की आम जनता के विचारों को भी सम्मिलित किया गया है। भारत की आम जनता के विचारों को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि खास लोगों के विचारों को महत्व दिया गया है। तो ये जानो आप, ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, ये जानने वाली बात है। और ये प्रश्न बनता है कि क्या भारत के संविधान निर्माण में आम जनता के विचारों को भी महत्व दिया गया है, आम जनता की रायों को भी महत्व दिया गया है? तो आप क्या लिखेंगे? जी हाँ, दिया गया है। संविधान सभा की संपूर्ण बहसों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता था, जिसके माध्यम से जनता उसे पढ़ती थी और उसके उपरांत अपने विचारों को संविधान सभा के सदस्यों को पत्रों के माध्यम से भेजती थी और संविधान सभा के सदस्य उन पत्रों को पढ़ते भी थे। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते थे। तो जो उनमें से अच्छे विचार लगते थे उनको सम्मिलित भी किया जाता था। समझ में आई बात? क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ऐसी बनेगा कि क्या भारतीय संविधान सभा में जनता के विचारों को भी सम्मिलित किया गया है, जनता के विचारों को भी चर्चाओं में सम्मिलित किया गया? तो इस प्रकार के विचार बनेंगे, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और इनको आप लिखेंगे अपने प्रश्न उत्तर में। ठीक है, सुनना आगे। जन सामान्य के सुझावों को आमंत्रित किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न होता था। संविधान सभा को मिलने वाले सैकड़ों सुझावों में से कुछ नमूनों को देखने से ही यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि हमारे विधि निर्माता परस्पर विरोधी हितों का गहन विचार विमर्श करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। उदाहरण के लिए ऑल इंडिया वर्ण श्रम स्वराज संघ का आग्रह था कि संविधान का आधार प्राचीन हिंदू कृतियों में उल्लेखित सिद्धांत होने चाहिए। विशेष रूप से यह मांग की गई कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तथा सभी बूचड़ खानों को बंद कर दिया जाए तथा कथित निचली जातियों के समूहों ने
सवर्णों द्वारा दुर्व्यवहार पर रोक लगाने तथा विधायिका सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों आदि में संख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की मांग की। भाषाई अल्पसंख्यकों की मांग थी कि मातृभाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाए तथा भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाए। किसी प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों का आग्रह था कि उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। विजया नगरम के जिला शिक्षा संघ एवं बंबई के सेंट्रल ज्यूरिस बोर्ड जैसे अनेक संगठनों द्वारा विधायिका इत्यादि सहित सभी सार्वजनिक स्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की गई। तो आप देख लीजिए कि हर प्रकार से जनता की राय को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। आज भारत में आप देखते हैं कि अल्पसंख्यकों को भी पूरा अधिकार दिया गया है और जिन्हें हम निचली जातियां कहते हैं, अछूत जातियां कहते हैं, उनको भी राजनीतिक अधिकार भी, सामाजिक अधिकार भी, आर्थिक अधिकार भी दिए गए हैं उनके साथ हुए शोषण के आधार पर। तो जनता की रायों को बहुत ही बारीकी से पढ़ा जाता था और उनको संविधान सभा में डिस्कस किया जाता था और सर्वसम्मति से उसको माना जाता था। आप ये बात याद रख लो कि भारत के संविधान निर्माण में बहुमत नहीं, आधेतर निर्णयों को सर्वसम्मति से लिया गया। सबकी जिस पे सहमति हो वही भारत के संविधान में सम्मिलित किए गए हैं विषय। ये बात याद रखना। प्रमुख सदस्य कौन थे? संविधान सभा के कुल 300 सदस्यों में से 6 सदस्यों की भूमिका पर्याप्त महत्वपूर्ण थी। ये सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी और अल्दी कृष्ण स्वामी अय्यर। इनमें से पहले 3 अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह प्रस्ताव कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद एवं हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा जिसके मध्य में नीला चक्र होगा, भी नेहरू द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखना, भारत के ध्वज का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? भारत के ध्वज के प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने प्रस्तावित किया है। अंडरलाइन कर लो इस बात को, ठीक है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में वल्लभ भाई पटेल की भूमिका भी उल्लेखनीय थी। उन्होंने मुख्य रूप से पर्दे के पीछे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न किया। उन्होंने अनेक रिपोर्टों के प्रारूप लिखने एवं अनेक परस्पर विरोधी विचारों के मध्य सहमति उत्पन्न करने जैसे कार्यों में सराहनीय योगदान दिया। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उनका प्रमुख कार्य चर्चा को रचनात्मक दिशा में ले जाना तथा सभी सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर उपलब्ध कराना था। तो इन तीनों लोगों, ये 3 लोग एक ही पार्टी के थे और तीनों वैचारिक रूप से भिन्न भी थे और वैचारिक रूप से एक भी थे। तो इन तीनों लोगों ने भारत के संविधान को नई रूपरेखा प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सुप्रसिद्ध विविधता एवं अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर, सुप्रसिद्ध विधिवेता एवं अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर भी संविधान सभा के सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्यों में से एक थे। उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में सराहनीय कार्य किया। संविधान सभा के इस समिति का निर्माण 29 अगस्त, यह अंडरलाइन कर लेना, 29 अगस्त 1947 को किया गया। गुजरात के वकील K.M. मुंशी तथा मद्रास के वकील आलदी कृष्ण स्वामी अय्यर B.R. अम्बेडकर के प्रमुख सहयोगी थे। इन दोनों के द्वारा संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। ये याद रखना है आपको कि अम्बेडकर के साथ 2 और कौन थे? तो आपके K.M. मुंशी जी, जो कि कहां से थे? गुजरात से थे, और अल्दी कृष्ण स्वामी अय्यर
जो कि कहां से थे, जो कि आपके मद्रास से थे। 2 प्रशासनिक अधिकारियों BN राव और SN मुखर्जी ने संविधान निर्माण के कार्यों में इन 6 सदस्यों को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। न्यायाधीश BN राव उस समय के न्यायाधीश थे, कौन, BN राव भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके उन्होंने अनेक चर्चा पत्रों को तैयार किया था। SN मुखर्जी मुख्य योजनाकार थे। अंबेडकर ने उनकी योग्यता एवं कार्य क्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा था, बेहद जटिल प्रस्तावों को भी सरलतम एवं स्पष्टतम कानूनी रूप से प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता का विरेले ही कोई मुकाबला कर पाएगा। मतलब बहुत ही अद्भुत लोगों ने भारत के संविधान को निर्मित किया है और सबसे योग्य लोगों ने भारत के संविधान को निर्मित किया है। ये बहुत बड़ी बात है। आज तो इतने नेता पढ़े लिखे भी नहीं है जितना ये लोग पढ़े लिखे थे। तो अब अंतर सोचो, आप खुद अंतर सोचो इन लोगों की योग्यता में और आज के नेताओं की योग्यता में। अगर आज के नेता भी इतने शिक्षित और योग्य होते तो इस देश का क्या होता, इस देश की विकास की रूपरेखा क्या होती, आप खुद सोचो। आज के नेता तो अंगूठा छाप भी होते तब भी नेता बन जाते। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए। इस देश की जनता अपने लिए एक अच्छे नेता का भी चयन नहीं कर पा रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आगे सुनिए। सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व BR अम्बेडकर को सौंपा गया था। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक 3 वर्षीय अवधि में संविधान सभा की 11 अधिवेशन हुए, जिनमें 165 दिन लगे। इस काल में होने वाली चर्चाओं को मुद्रित रिकॉर्डों को 11 विशाल भंडारों में प्रकाशित किया गया। यह प्रक्रिया लंबी किंतु रोचक थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण को अत्यधिक कुशलता से प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुतियों में हमें भारत के भावी स्वरूप, भारतीय भाषाओं, राष्ट्रीय आदर्शों, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं, नागरिकों के नैतिक मूल्यों आदि के विषय में परस्पर विरोधी विचारों की झलक मिलती है। आगामी पृष्ठों में हम भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया का गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए कि भारत के संविधान को बनाने में समय तो लगा, लेकिन ये भारत का संविधान ऐसा बना कि जो भारत के आगामी भविष्य को निर्धारित कर रहा है। और आज आप देख रहे हैं क्या 75 साल हो गए हैं, भारत के संविधान में कोई मूल चूल बदलाव नहीं किया गया है। आज भी भारत का संविधान उसी तरीके से चला आ रहा है, मूल चूल परिवर्तनों के साथ। मूल चूल परिवर्तनों के साथ आज भी उसी प्रकार से चला आ रहा है जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे प्रारूप प्रदान किया था। जिस प्रकार से प्रारूप प्रदान किया था, आज भी उसी रूप में भारत का संविधान बना हुआ है और भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद,